नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का पेपर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। उसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेदकालीन शिक्षा। तो दोस्तों, वेदकालीन जो शिक्षा है उसको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पथ प्रदर्शन करने वाला प्रकाश का स्रोत माना जाता था, जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव था। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए था? चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समन्वित विकास और सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार। तो दोस्तों, आप ये जान सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से चली आ रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि वेदकालीन शिक्षा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पूर्व वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। और जो उत्तर वैदिक काल थे उसमें काफ़ी कमियां थी, काफ़ी कुछ दिक्कतें थी। स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, काफ़ी ऊंच नीच भेदभाव ये था। और जो पूर्व वैदकालीन जो शिक्षा थी वो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हुए क्रम वाइज पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम उसकी विशेषताएं बताएंगे कि वेदकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला हेडिंग है उपनयन संस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मोटा मोटी तौर पर ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। कि जब बच्चा, उपनयन संस्कार वो होता है कि जब बच्चा गुरु के पास पढ़ने हम भेजते हैं। जैसे अभी रूल आ गया है कि 6 to 6 क्लास जो साल के बच्चे होंगे वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे। और इस हिसाब से, तो उसी हिसाब से जब 8 साल का बच्चा हो जाता था तो माँ बाप उनको गुरु के पास ले जाते थे। तो उपनयन का मतलब होता है गुरु के समीप ले जाना, मतलब गुरु के पास ले जाकर उनको सौंप देना कि आप अब हमारे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाइए। ओके दोस्तों, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वेदकालीन शिक्षा को वेदकालीन शिक्षा 2 चरणों में दी जाती थी। पहले प्राथमिक जो गुरुकुल में दी जाती थी और जो उनके घर वाले देते थे। ठीक है, जब वो 8 साल के हो जाते थे तब उनको गुरु के पास ले जाया जाता था दोस्तों, बालकों को। तो गुरुकुल में बालक को प्रवेश करना होता था। इस समय जो संस्कार होता था उसी को हम उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का अर्थ है, जैसे मैंने अभी बताया था, गुरु के समीप छात्र को ले जाना। बालक गुरु जी से प्रार्थना करता था कि मैं ब्रह्मचार्य जीवन व्यतीत करने आपके पास आया हूँ, मुझे ब्रह्मचारी बनने दो। गुरुजी पूछते हैं कि तुम किसके ब्रह्मचारी हो? तो बालक जो थे वो उत्तर देता था कि मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ। अभिभावक छात्र को गुरु को समर्पित कर देता था। उपनयन संस्कार से पहले जो छात्र होते थे उनको हम क्या कहते थे? शूद्र। और जब वो गुरु के पास चले जाते थे तो उनको हम द्विज कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखा है कि गुरु जो उपनयन संस्कार से पहले छात्र शूद्र कहलाता था और इसके बाद वो द्विज कहलाता था। इस संस्कार के बाद बालक जो थे वो विद्यार्थी जीवन में प्रवेश कर जाते थे। तो अभी हमने आपको बताया कि जब प्रारंभिक शिक्षा होती थी, जैसे बच्चे छोटे होते थे तो मम्मी पापा ही पढ़ा लेते थे, और जब 8 साल के होते थे तो वो गुरु के पास उनके माता पिता उनको ले जाते थे। तो वही है कि उपनयन संस्कार की आयु 8 से 12 वर्ष के बीच में निर्धारित थी और जो अध्ययन काल की साधारण अवधि थी वो 12 वर्ष थी। और 24 से 25 वर्ष की आयु में वो अपना अध्ययन पूरा कर लेते थे और जो ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने योग्य हो जाते थे। मतलब कि वो 24-25 साल के बाद वो अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते थे। फिर उसमें हम पाठ्यक्रम देखेंगे कि पाठ्यक्रम क्या क्या है दोस्तों। पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक और भौतिक विषय दोनों है। आध्यात्मिक विषय वो होते हैं जो कि हम देखो, प्राचीन समय में आध्यात्मिक भावना पे ही ज़्यादा बल दिया जाता था कि हमारा जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, और भौतिक जो विषय होते हैं उसमें यही सब आ जाते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और ये अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, यही सब दोस्तों आ जाते हैं भौतिक विषय में। तो ये सभी जो विषय थे वो छात्रों को पढ़ना अनिवार्य ना था, क्योंकि उस समय क्या था दोस्तों, वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी। वर्ण के हिसाब से ही वो अपने जो विषय थे वो दिए जाते थे।
ठीक है दोस्तों, तो इसमें वर्ण व्यवस्था काफ़ी वो थी, कठोर थी। फिर हम देखेंगे शिक्षण विधि क्या थी। तो आप अपना दिमाग लगा के खुद ही सोच सकते हैं कि उस समय तो मतलब लिखने विखने का कुछ था ही नहीं, सब कुछ मौखिक ही होता था। गुरु जो थे वो श्लोक के द्वारा उनको छात्रों को पढ़ाते थे। तो बस इसमें यही है कि उसमें मौखिक विधि का प्रयोग करके और मनोरंजन ढंग से छात्रों को पढ़ाया जाता था और उनका चिंतन मनन किया जाता था, जिससे और इसमें क्या था कि प्रश्नवाद विधि, वाद विवाद ये सब चलता था, मौखिक चलता था। और प्रश्नवाद, प्रश्न करते थे गुरुजी, वाद विवाद होता था, ये सब शिक्षण विधि का प्रयोग होता था। इस काल में सरल से क्या है कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और आगमन से निगमन विधि। आगमन एवं निगमन विधि मतलब उदाहरण से नियम की ओर और फिर उदाहरण से नियम की ओर जाना, इसको हम आगमन एवं निगमन विधि कहते हैं। फिर उसमें गुरु और शिष्य का संबंध क्या था। जो गुरु शिष्य का संबंध था दोस्तों वो बहुत मधुर थे। शिष्य गुरु की सेवा करता था तथा गुरु भी शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव रखता था। जिस प्रकार पिता अपना धन, यश व ज्ञान सभी पुत्रों को सौंप देता था, उसी हिसाब से गुरु भी अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान अर्पित कर देता था। मतलब जो जिस तरह पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ समर्पण कर देता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो यश हो, कुछ भी हो, उसी हिसाब से जो गुरु भी होते थे वो अपना जितना भी ज्ञान होता था सब कुछ अपने शिष्य को देने के लिए अर्पित कर देते थे। और अनुशासन क्या था। विद्यार्थी जीवन कैसा था, पूर्ण ब्रह्मचार्य जीवन था, जिससे वह रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, नियमों का पालन जागरूक होकर करना पड़ता था। सभी छात्र अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। गुरुकुल के सभी छात्रों की जीवन शैली एक जैसी होती थी। और शिक्षालय भवन मतलब उनको शिक्षण कहाँ दिया जाता था। अब ये तो है नहीं कि हाई फाई स्कूल थे, बिल्डिंगें थी। आप जानते ही है कि गुरुकुल के पास ले जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि जो नगरों से थोड़ा दूर चल के जहाँ शांत वातावरण हो, वहाँ जाके वो अपने छात्रों को शिक्षा देते थे, जो गुरुजी होते थे। ठीक है, तो उसमें बस यही है कि जो छात्र विहारों तथा देवालयों में पढ़ते थे उनके लिए भवन बने हुए थे, और जो शिक्षण कार्य वृक्षों के शीतल छाया के नीचे होता था। लेकिन जब वर्षा होती थी तो वो गुरु लोगों के घर होते थे, अच्छा दान होते थे, वहाँ पे जाके उनकी व्यवस्था होती थी, अध्यापन किया जाता था। अब समापवर्तन समारोह क्या होता है। जिस तरह उपनयन संस्कार होता है जिसमें गुरु के पास जाते हैं, उसी तरह समापवर्तन समारोह होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो छात्र होता है जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद वो अपने घर की ओर लौट जाता है, तो उसी को हम कहते हैं मतलब समाप्त करना, पढ़ाई को समाप्त करना दोस्तों। ठीक है, आप ये मान सकते हैं। जब आप ये लोग समझ लें कि आपका जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगा बीएड की, तो आप लोगों को एक दीक्षांत समारोह, जिसको हम लोग कहते हैं आज के समय में कि हमें जो डिग्री प्राप्त होती है उसी को उस समय समापवर्तन समारोह कहा जाता था। तो जैसे शिक्षा की समाप्ति पर समापवर्तन समारोह किया जाता था। इस समारोह में के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। वह एक प्रकार का संस्कार होता था जिसमें गुरु छात्र को विभिन्न तरह के उपदेश देता था। वे उपदेश उन्हें भावी जीवन में सफल बनाने से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, बस इसमें यही, इसको हम आज के युग में दीक्षांत समारोह जो मैंने अभी आपको बताया वो होता है। सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा, मतलब कि उस समय सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा थी। ये नहीं था कि आप शिक्षा नहीं ले सकते, आप शिक्षा नहीं ले सकते, ऊंच नीच का उसमें कुछ भी नहीं था। बस हाँ ये था कि जो विषय थे वो वर्ण के हिसाब से, मतलब जो ऊंची जाति के लोग थे उनको उस हिसाब से मिलता था जो उनकी जाति थी, और जो निम्न जाति के लोग थे उनको उस हिसाब से विषय मिलते थे। लेकिन शिक्षा सभी के लिए थी। स्त्री शिक्षा कैसी थी। स्त्री शिक्षा भी उस समय बहुत अच्छी थी, क्योंकि देखो स्त्री में जो उधर उस समय जिन्होंने वेद वगैरह लिखा है, जिसमें आ गए अपने प्राचीन ग्रंथ में यही विश्ववरा, जुहू, अपाला, ठीक है, घोषा, लोक मुद्रा, रोमसा, सरस्वती आदि, गार्गी आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। मतलब कि उस समय मतलब काफ़ी स्त्रियां, मतलब पढ़ाई पे स्त्री शिक्षा बहुत अच्छी थी। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट आप और जोड़ सकते हैं कि उस समय निःशुल्क शिक्षा का भी
परिधान था। मतलब कि जो बच्चे नहीं मतलब पढ़ पाते थे, जो गरीब घर से थे, मतलब सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा थी। वो आते थे और अपना उसमें जो गुरुजी छात्रों को पढ़ाते थे, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। तो अब आपको आई होप उसकी विशेषता समझ में आ गई होगी कि वैदिक कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषता थी। तो आज हम चलो जल्दी जल्दी अभी तुरंत उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में वही है कि जो अभिभावक थे पहले वो अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाते थे, और जब बच्चा 8 साल का हो जाता था तो वो उसे गुरु के समीप ले जाते थे। फिर पाठ्यक्रम भी इसमें 2 प्रकार के थे, जो आप बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, परा और अपरा। तो परा विद्या वो होती है जिसमें हम आध्यात्मिक शिक्षा जैसे कि वेद, वेदांग, उपनिषद, ये सब चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं। और जो अपरा हो गया जैसे इसमें भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब इसमें अध्ययन किया जाता था। गणित, विज्ञान, ये सब अपरा में आ जाते हैं। जैसे भौतिक, इसको हम लौकिक विषय भी कहते हैं, ठीक है। और जो विषय थे वो वर्ण के आधार पर थे, क्योंकि वर्ण बहुत उस समय कठोर थे। फिर हमने अभी पढ़ा शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां आप बस ये 3 शिक्षण विधियों का प्रयोग होता था। एक तो मौखिक होता था, क्योंकि उस समय लिखित कोई प्रावधान नहीं था, तो गुरु अपने शिष्यों को श्लोक वगैरह सब मौखिक रटाते थे। और उसके बाद दोस्तों वाद विवाद और प्रश्नवाद, ये सब शिक्षण विधियों का प्रयोग होता था। और गुरु शिष्य का संबंध भी बहुत मधुर था। वो अपने जो शिष्य है वो गुरु को अपने पिता तुल्य मानते थे, और जो गुरु थे वो अपने पुत्र के समान उनको पूरी शिक्षा दिया करते थे। अनुशासन उस समय बहुत बढ़िया अनुशासन हुआ करता था कि वो जो गुरु की जो छात्र थे वो गुरु का भी कार्य करते थे, और सुबह जल्दी से उठ के अपना सारा दैनिक जीवन का कार्य करके और फिर अपना पढ़ाई के उसमें लग जाते थे दोस्तों। और अभी मैंने आपको बताया शिक्षालय भवन, मतलब शिक्षण कहाँ होते थे। शिक्षण उस समय ना कोई हैवी बिल्डिंगें थी, ना स्कूल थे, तो वो गुरुकुल जब जाते थे तो वो वृक्ष के नीचे पढ़ते थे। और जब वर्षा होने लगती थी तो वो अपने गुरुओं के जो अच्छादान बने होते थे उसमें जाके गुरु उसमें शिक्षा देते थे। फिर उसके बाद समापवर्तन समारोह, वही है जो आज के युग में आज के समय में दीक्षांत समारोह है। जब हम लोग डिग्री लेने जाते हैं वो हमारा आखिरी समय होता है कॉलेज में, उस समय समापवर्तन समारोह चला करता था, ठीक है। और अब पढ़ेंगे, अब 8th पॉइंट था सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा थी। बस ये था कि जो विषय थे वो वर्णों के आधार पर चूज करने पड़ते थे और सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। और स्त्रियों की भी शिक्षा उस समय बहुत अच्छी कहा जाता था, पुरुषों के समान उन्हें शिक्षा दी जाती थी। वो पुरुषों के समान ही शिक्षा ग्रहण करती थी, और उन्होंने कई वेद वगैरह लिखे हैं, जो जैसे हो गई ये गार्गी, ओपाला, घोषा और लोपमित्रा, ये सब हमारे स्त्रियां थी जिन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। और फिर उसमें एक हमारा अनिवार्य थी शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा थी। और इसमें दोस्तों अभी हम कुछ और पॉइंट भी सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे अभी विशेषता में हमने उपनयन संस्कार, शिक्षण विधि हमने पढ़ ली, हमने शिक्षण संस्थान पढ़ लिए। समय सारणी क्या थी, जैसे आज हम पढ़ते हैं दोस्तों कि शिक्षण अवधि क्या थी। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। शिक्षण अवधि जैसे अभी हम लोगों के मार्च में एग्जाम खत्म होते हैं, अप्रैल से न्यू सेशन शुरू हो जाता है, फिर मार्च में शुरू होता है। लेकिन पिछले ज़माने में ऐसा नहीं था। जब प्राचीन शिक्षा हुआ करती थी उस समय क्या था कि अगस्त की पूर्णिमा से शिक्षा शुरू होती थी और ये जाके पौष की पूर्णिमा तक चलती थी। मतलब ये सिर्फ 5 महीनों तक का ही समय होता था जब शिक्षण हम ग्रहण किया करते थे। और समय सारणी क्या थी, सुबह जल्दी से उठते थे 4 बजे और अपना जल्दी से सारा दैनिक जीवन का कार्य करके और 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ते थे। फिर 11 बजे से गुरु अपना भोजन करते थे और आराम करते थे। फिर 3 बजे से शिक्षा ग्रहण करके 8 बजे तक करती थी। पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया ये 2 तरह से चलते थे, परा और अपरा। अनुशासन हम पीछे पढ़ चुके हैं, गुरु शिष्य का संबंध भी, शिक्षण विद्या और परीक्षाएं। अब आप ये सोचें कि जैसे अभी लिखित परीक्षाएं होती हैं, कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, उस समय कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था। परीक्षाएं वो सिर्फ मौखिक होते थे। गुरु अपने शिष्य से तुरंत जिस तरह जैसे उनको श्लोक सिखाए जाते थे तुरंत उसी समय उनसे वो पूछा जाता था कि बच्चों को कितना उसके बारे में उन्होंने ग्रहण किया है, कितना नहीं किया है। समापवर्तन
संस्कार हम पीछे पड़ चुके। और ना उस समय कोई उपाधियां दी जाती थी, जैसे बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें उपाधियां दी जाती थी छात्रों को, लेकिन प्राचीन वेदकालीन शिक्षा में उपाधियों का कोई भी वो नहीं था। और हमने स्त्री शिक्षा भी पढ़ ली। और शिक्षा का माध्यम कैसा था, शिक्षा कैसी होगी, जो हम श्लोक वगैरह पढ़ते थे, जो ये सब पढ़ते थे, वो संस्कृत भाषा। उस समय क्या था, शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा थी, ये हमने बता दिया। शिक्षण संस्थान भी मैंने आपको बता दिया कि शिक्षण संस्थान उस समय क्या था, जो गुरुओं के पास बच्चे जाते थे तो वो वृक्षों के नीचे पढ़ते थे, और वृक्षों के नीचे पढ़ने के बाद अगर वर्षा होती थी तो वो जो गुरुओं के जो अच्छादान बने होते थे वहां जाके वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो दोस्तों आज हम सिर्फ विशेषताओं पे ध्यान देंगे, कल मैं उसके उद्देश्य, गुण और दोष बताऊंगी वैदिकालीन शिक्षा के। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको जरा भी समझ में आया हो, प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें कि उनको पता चले कि बीएड सेकेंड ईयर के हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन इन इंडिया के बारे में क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।